जीव विज्ञान से कक्षा 10 के जीव विज्ञान के संबंधित कुछ क्वेश्चन को बताएंगे आपको, जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण का क्या अर्थ होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं जिस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। लेकिन इसका मूल तत्व क्या होता है, कहने का मतलब है कि भोजन के अंतर ग्रहण के फलस्वरूप पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण क्रिया के फलस्वरूप, क्योंकि जब पोषण की क्रिया होती है तो उस पोषण के क्रिया के फलस्वरूप पाचन की क्रियाएं होती हैं, पाचन के बाद अवशोषण की क्रियाएं होती हैं, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण की क्रियाएं होती हैं। और स्वांगीकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये सभी आपके जीव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। अर्थात भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण के फलस्वरूप पोषक तत्वों का जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। इस तरीके से हम उसकी परिभाषा दे देने का कार्य करते हैं। दूसरी बात तो ये आपने समझ गया कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण यानी कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे आपने कहा कि भोजन के अवशोषण अर्थात पाचन, यानी भोजन का जब हम अंतर्ग्रहण होता है तो अंतर्ग्रहण के फलस्वरूप पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है और स्वांगीकरण के फलस्वरूप जितने भी पोषक तत्व हैं वह जीव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन डी से होने वाला रोग। अब देखिए यहाँ पूछा दूसरा क्वेश्चन, विटामिन डी से होने वाला दो रोग का नाम बताइए, दो रोग का नाम बताइए। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तो विटामिन जो डी होता है ये वास्तव में ये D1 और D2 विटामिन होता है। तो D2 को हम अधिकतर पढ़ते हैं जिसको विटामिन डी के अंतर्गत लेते हैं। तो विटामिन डी जो होता है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि विटामिन डी अधिकतर सूर्य के प्रकाश से मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंडा भी यदि खाते हैं तो अंडा में भी विटामिन डी उपस्थित होता है। सबसे पहले ये चीज जान लें कि विटामिन डी से सूखा रोग होता है, त्वचाएं रोग होती हैं। दूसरी बात है जिसको हम रिकेटस कहते हैं। दूसरा, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में तो जो हमारी अस्थियां होती हैं वह कोमल हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मृदुलास्थि जैसा रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से विटामिन डी से दो प्रकार के रोग आपको याद हो जाने चाहिए कि एक आपका सूखा रोग होता है, दूसरा मृदुलास्थि होता है, अर्थात हड्डियों का कमजोर यानी मुलायम होना यानी कमजोर हो जाना। ये दो प्रकार के रोग होते हैं। अब तीसरी बात पूछता है क्वेश्चन में, कहीं आपको दे देता है कि NADP का पूरा नाम देता है, का पूरा नाम। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत टेढ़ा होता है, लेकिन इसको आप समझिए कि NADP है क्या चीज। जब से ये Na जो होता है यानी Na कहते हैं निकोटिनैमाइड, इसका पूरा नाम हो गया N का, इसको कहते हैं एडिनिन। अब देखिए इस D का मतलब होता है डाई और इसका P का अर्थ होता है फॉस्फेट, यानी ये हो गया, देखिए ध्यान से कि निकोटिनैमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, यानी इसका पूरा नाम आपको याद हो जाने चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि किस प्रकार के श्वसन के क्रिया में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
तो ये बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा श्वसन होता है, जैसे ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, ये दो प्रकार के आप श्वसन क्रिया को पढ़ते हैं। फिर इस दो प्रकार के श्वसन के क्रिया में आप ये देखें कि कौन सी ऐसी क्वेश्चन है कि जिसमें एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये दिमाग में रखें, जो क्वेश्चन नंबर आता है कि कौन सी क्रिया यानी कौन सी श्वसन क्रिया में एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी अब दिमाग में रखे रहे कि ये चीज क्वेश्चन पूछता है तो कौन सी श्वसन, तो जहां पर अनऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, आप पहला ध्यान दें कि उसमें ग्लूकोज बन जाता है, एटीपी से एटीपी परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन अनऑक्सी श्वसन जो होता है, उस अनऑक्सी श्वसन में यानी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि कोई क्रिया होती है तो वहां पर आप देखें कि एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे आप जब कभी खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आप ये कहते हैं कि हमको तो खाना खाए बहुत नींद अब लगना चालू हो गया। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि वहां पे जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वहां पे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाया, या तो आपने बहुत अच्छे तरीके से भोजन को नहीं किया, अर्थात तो उसमें जो जल का अणु है वह जल के अणु की मात्रा कम होने के कारण भी आप देखें कि वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, जहां पे अनऑक्सी श्वसन के अनुपस्थिति के कारण आपके बॉडी में एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना प्रारंभ कर देती है। तो ये होता है अनऑक्सी श्वसन में। किसमें होता है, इसका उत्तर किसमें आप लिखेंगे, अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, ये पहले दिमाग में रखें। तो ये अनऑक्सी श्वसन में ऐसे क्रियाएं होती हैं। अब कहीं पूछता है इमाइलेज, ध्यान दीजिएगा, इमाइलेज और लाइपेज दो ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि इमाइलेज और जो लाइपेज होता है यह किस चीजों का पाचन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है इमाइलेज, ध्यान दीजिएगा, इमाइलेज और लाइपेज, ध्यान दीजिएगा, ये दो एंजाइम हैं। अब ये दोनों एंजाइम कहां पर कार्य करता है, इसके लिए आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है। तो आप देखें कि जो इमाइलेज होता है ये मंड का पाचन करता है। किसका करता है, मंड के पाचन में यह सहयोग करने का कार्य करता है। जबकि ये जो आपका लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है, यानी वसा के पाचन में आपका सहयोग करता है। ये दिमाग में रखना है आपको। दूसरी बात कि अब आपको पूछ सकता है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन होता है कि कौन सा एंजाइम, यानी कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहां पे ध्यान दें कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो सबसे पहले चीज पाचन की जो प्रोटीन की पाचन की जो क्रियाएं होती हैं ये आप देखें कि दो अवस्था में होती है। कब होती है, दो अवस्था में। एक होता है अम्लीय माध्यम में, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय माध्यम में। जबकि आप जानते हैं कि जो जठर रस आमाशय से निकलता है, तो आमाशय में जो प्रोटीन का जो पाचन की क्रिया होती है वहां पे अम्लीय माध्यम में पाचन होती है। तो यहाँ पे जो पेप्सिन कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन करता है, पेप्सिन, यानी यहाँ पे पेप्सिन
नामक एंजाइम कार्य करता है, यानी जो प्रोटीन का पाचन करता है। जब अम्लीय माध्यम में रहता है तब पेप्सिन करता है। जब यही आपके ग्रहणी में आता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी में भोजन आता है तो यहाँ पे भोजन क्षारीय अवस्था में होता है। किसमें होता है? क्षारीय अवस्था में आता है। तो जब भोजन क्षारीय अवस्था में आता है और इस भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं उसको पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह होता है ट्रिप्सिन। ध्यान दीजिएगा, कौन होता है? ट्रिप्सिन। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेप्सिन नामक एंजाइम करता है, जबकि ग्रहणी में जब क्षारीय माध्यम में भोजन बनता है तो वहां पे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम भोजन का पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब पूछ सकता है कि पानी में और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम बताइए। देखिए, जल तथा वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो वसा यानी जल और वसा में दो जगह पे घुलनशील विटामिन, तो जो जल में घुलनशील होता है इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? तो जल में घुलनशील, ध्यान दीजिएगा, घुलनशील जो विटामिन होता है, विटामिन ये होता है बी एंड सी। ये दिमाग में पहले रखना है। जबकि वसा में जो घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वह होता है ए, डी, ई, के, यानी ये विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ये पहले दिमाग में रखे रहना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब कभी पूछता है आपको कि एटीपी, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है? एटीपी और एडीपी का पूरा नाम। ध्यान दें कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, प्लस यानी जो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और इसके बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा जो प्राप्त होती है। उस एटीपी और एडीपी क्या है? तो जब भोजन बनता है तो वह एडीपी भी बनता है, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन, ट्राईफॉस्फेट। देखिए, ये एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जबकि एडिनो यानी इसको बोलते हैं एडिनो ट्राईफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये ध्यान देना है, ये दो नाम आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एटीपी में ऊर्जा जब प्राप्त होता है तो एडीपी यानी एटीपी जो होता है यह आपका एडीपी में बदल जाता है और एडीपी में आईपी मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट के अणु, यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जब मिल जाता है जिसमें हम फॉस्फेट के अणु मिला देते हैं, आईपी का अर्थ होता है फॉस्फेट का अणु, जब ये पुनः मिलते हैं तो ये बना लेते हैं एटीपी, यानी इस रूप में हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। ये पहले ध्यान देना है। दूसरी बात कह रहा है कि अब रुधिर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि किस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। तो ध्यान दें किस शिरा में, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होता है आप जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस, यानी फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में ही ऑक्सीजन यानी शिरा होता है। अब ध्यान दें, यानी फुफ्फुस शिरा में आप देखें कि शुद्ध रुधिर बहता है। क्यों ऐसा होता है? आप जानते हैं कि जो फुफ्फुस होता है यह जो रुधिर यानी हार्ट से जो रुधिर
पल्मोनरी शिरा के माध्यम से, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से जो फेफड़े में भेजा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो फेफड़े में जब जाता है तो फेफड़े में हीमोग्लोबिन यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचा जाता है, वह ऑक्सीजन को पुनः रुधिर में मिला दिया जाता है और रुधिर में मिलाने के फलस्वरूप क्या करता है, उसको फुफ्फुस जो शिराएं होती हैं उसमें वह डाल देने का काम करता है। अर्थात आप देखेंगे कि जो फुफ्फुस शिरा होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त आपका रुधिर बहता है, जिसको हम कहते हैं कि शुद्ध रुधिर बहता है, यानी फुफ्फुस शिरा में। अब दूसरा चीज ये कह सकता है कि क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है। तो आप जानते हैं और क्यों बहता है ये चीज दिमाग में रखना है। तो आप जानते हैं कि जो पल्मोनरी धमनी होता है, यानी पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का, ध्यान है, किस प्रकार का रुधिर बहता है, ये क्वेश्चन पूछता है। और क्यों ये पूछता है, आखिर क्यों। तो सबसे पहले चीज ये दिमाग में रखना है कि पल्मोनरी जो धमनी होता है यह विभिन्न शरीर के कोशिकाओं के माध्यम से ये जो अशुद्ध रुधिर होता है वह हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट उसको क्या करता है, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से उसे फेफड़े के पास भेजता है। अब फेफड़े के पास क्यों भेजता है, क्योंकि वह यानी ऑक्सीजन विहीन आपका रुधिर होता है, तो उसको ऑक्सीजन को उस रुधिर में मिलाने के लिए हार्ट के माध्यम से, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से उसको फेफड़े में भेजा जाता है और फेफड़े में पुनः ऑक्सीजन फेफड़े को रुधिर में मिला दिया जाता है और उसको फुफ्फुस शिरा में डाल दिया जाता है, जो पूरे बॉडी के विभिन्न कोशिकाएं जो होती है उनमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहाने का कार्य करता है। इस तरीके से पल्मोनरी शिरा में आप देखें कि जो हृदय से फेफड़े तक रुधिर ले जाने का कार्य किया जाता है, जो ऑक्सीजन विहीन आपका रुधिर होता है। अब दूसरी बात कहीं क्वेश्चन कर देता है कि एटीपी का कार्य क्या है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दें कि जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य को करता है तो करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर से जो ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। तो आप जानते हैं कि जब ऊर्जा का ह्रास होने लगता है तो उस ऊर्जा जो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और विभिन्न कोशिकाओं में वह ऊर्जा एटीपी से पुनः ऊर्जा में प्राप्त हो जाती है। तो यह एटीपी का कार्य आता है। दूसरी बात है, पूछ देता है क्वेश्चन, तो एटीपी का कार्य आपने देखा, एटीपी का कार्य। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपको कहीं पूछ देता है कि श्वसन क्रिया किन चरणों में पूर्ण होती है। तो सबसे पहले चीज यानी श्वसन क्रिया, देखिएगा ध्यान से, श्वसन क्रिया किन दो चरणों में पूर्ण होती है। अब देखिए यहाँ पे श्वसन क्रिया, अब यहाँ पे दो चरण की बात हम करते हैं, तो दो चरण क्या होता है इसके बारे में देखें। आप जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का और एक क्रेब्स चक्र, यानी दो यह आपके चरण होते हैं, जो ये दोनों चरणों में ही श्वसन क्रिया पूर्ण होने का कार्य करती है। यानी कौन, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। जो क्रेब्स चक्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि आप जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र होता है वह हमारा जीव द्रव्य में पूर्ण होता है। तो इस तरीके की कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है और एक
होता है क्रैक चक्र में। इस तरीके से श्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसी सभी के साथ आपको जितने भी ये क्वेश्चन जीव विज्ञान से संबंधित बताया गया, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसमें हम पूरे बायोलॉजी को जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपको हम 4 तारीख के पहले इसको भेजने की कोशिश करेंगे और इसे विधिवत आप दिमाग में रखिए कि इसमें से ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन नहीं फंस सकता। 100% का 100% आपका क्वेश्चन फंसेगा, ये दिमाग में रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।